तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? एंटीजन है वो एंटीबॉडी, बस जल्दी फ्री कर दूंगी, बैठ के पढ़ लेना, आराम से सुन लो, ज्यादा नहीं कवर कराऊंगी, 3 हाफ्स में है तो आज 2 टॉपिक्स करवा दूंगी। फाइन। सो एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर। ऑब्जर्वेबल मैनर का मतलब क्या है? या तो वो रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे या फ्लॉक्यूल्स बनाएंगे या विजिबल ब्लैक प्रोडक्ट्स होंगे, तो उन सबसे अपन को पता लग जाता है कि वो रिएक्ट कर चुके हैं। फाइन, आगे बैठ जाइए बच्चे। दीज रिएक्शंस इन विट्रो का मतलब क्या होता है? लैब में, और इन वाइवो का मतलब क्या होता है? बॉडी में। सो जब भी दीज टेस्ट आर कंडक्टेड इन विट्रो, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टेस्ट। एंड टिश्यू इंजरी जब भी होती है तो उसके कारण क्या होगा? या तो हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स हो जाएगा या ऑटोइम्यून डिजीज होगी। सो इसको छोड़ो। हाँ जी। सो एंटीजन, व्हाट इज एंटीजन? इट इज फंक्शनली रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय एंटीबॉडी और टी सेल एंटीजन रिसेप्टर। जो एंटीजन है वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं। फाइन। और जो आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। कोवलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में याद है ना, आयंस होते हैं, उसके साथ बाइंड कर गया, एक डंडा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, इट इज जस्ट इंटरेक्शन। तो रिवर्सिबल है। अगर लोड बढ़ गया, एंटीजन ज्यादा हो गए तो उतने एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, एंटीबॉडी ज्यादा हो गए तो उतने एंटीजन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। सो जब भी रिएक्शन होता है, इसकी 2 स्टेजेस है। पहले वो इनिशियली इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो फटाफट विदाउट एनी विजिबल इफेक्ट बाइंड कर जाते हैं, एंड इट इज अ थर्मोडायनेमिक रिएक्शन। जैसे मैंने बोला, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इसमें वैन डर वाल्स आयनिक फोर्सेस है जिससे बाइंड करते हैं, एंड इट हेल्प्स टू डिटेक्शन ऑफ वेरियस मार्कर्स के थ्रू अपन इनको डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज, पहली में क्या है कि अपन डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, विजिबल नहीं है। जो सेकंड स्टेज है, इट हैज अ विजिबल इफेक्ट। इसमें एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन हो सकती है, लाइसिस हो सकती है, ये सब आगे पढ़ाऊंगी क्या क्या है। न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो सकती है, फैगोसाइटोसिस वगैरह हो सकता है। आगे बैठिए प्लीज, आइए। जनरल फीचर्स क्या है? जब भी देखो, मैंने बताया स्पेसिफिक होमोलोगस एंटीबॉडी जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करेगी तभी रिएक्शन होगा। ये तो है नहीं कि भाई किसी को जो मर्जी जो मिला उसके साथ बाइंड करके, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर प्रॉपर मिलेगा, एंटीजन के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा, ओनली देन दे आर गोइंग टू बाइंड, अदरवाइज दे डोंट बाइंड। सो नो डीनेचुरेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी अकर्स, द कॉम्बिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस एंटीजन। वही मैंने बताया कि बैक्टीरिया आया या वायरस आया, उसके सरफेस पे एंटीजन होंगे तो उसी पे सारा रिएक्शन अपना होएगा। अब उसके बाद जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एक तो है अफिनिटी। अफिनिटी होता है कि एक एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना है, तो उसमें पर्टिकुलर एपिटॉप होता है एंटीजन के ऊपर, पैराटॉप होता है एंटीबॉडी के ऊपर। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन सब की इंटरेक्शन को ऑल एंड टोटल अपन एफिनिटी बोल देते हैं। फाइन। बैक्टीरिया के ऊपर एक एंटीजन है, 2 एंटीजन है, 3 एंटीजन है, वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज के साथ वो बाइंड करेंगे तो उनका सम टोटल जो होगा, इट इज व्हाट इज एफिनिटी। नेक्स्ट इज एविडिटी। एविडिटी का मतलब है कि हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको अपन सारी एफिनिटीज को, आवाज सुन रही है कि माइक यूज करूं? ठीक है। तो अफिनिटी सब की बाइंडिंग साइट्स के साथ जब अपन बाइंड कर जाते हैं, मल्टीपल एपिटॉप्स, जैसे एक ही बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर एपिटॉप्स होते हैं। एपिटॉप्स मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसके थ्रू बाइंड करेगा वो एंटीबॉडी के ऊपर। और मल्टीपल एपिटॉप्स है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज बाइंड कर देंगे, तो सम टोटल ऑफ ऑल दीज affinities is known as avidity. Fine. So it measures the binding capacity. It strengthens the bond after formation of antigen antibody complexes. So अपन मेजर कैसे करेंगे कि बाइंड करके कि नहीं? एक तो मास देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं एंटीबॉडी टाइटर। ये आपको एग्जाम में कोई भी वाइवा में पूछ सकता है, व्हाट इज एंटीबॉडी टाइटर? एंटीबॉडी टाइटर का मतलब है अपन सीरम को जितना हाईएस्ट डिल्यूट करें कि वो एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करके विजिबल प्रोडक्ट्स बना दे जो अपन को दिख सके। That is what is antibody titer. Antibody titer is highest dilution factor of a serum, shows an observational reaction with antigen. Titers कैसे इन्फ्लुएंस होंगे? एंटीजन कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट सोल्यूबल है, कैसा है, और उसमें क्वांटिटी कितनी है, थोड़ा सा एंटीजन है, ज्यादा एंटीजन है, क्या क्वांटिटी है, एंड टाइप एंड द कंडीशंस ऑफ द टेस्ट। सो नेक्स्ट इज मार्क्स लेटेस्ट हाइपोथेसिस। जैसे अपन ने एंटीबॉडी लिया, एंटीबॉडी कहाँ होगा? पेशेंट के सीरम में।
तो अपन सीरम को सीरियली डिल्यूट करते हैं, मतलब पहले अगर 1 ml है उसमें 10 ml पानी डाल दिया तो 1:10 प्रोपोर्शन होगी, फिर उसके बाद फिर 10 ml और डाल दो, 10 ml और डाल दो, तो 1:1:2 1:4 1:8 ऐसे ऐसे करके प्रोपोर्शन बन गई। दिस इज कॉल्ड सीरियल डिल्यूशन। जब अपन एंटीबॉडी को या सीरम को पेशेंट को ऐसे सीरियली डिल्यूट कर दे और फिक्स क्वांटिटी एंटीजन की डालें, एक एंटीजन अगर 1 ml एंटीजन पहले में डाला है सब में सेम एंटीजन लगेगा, फाइन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करेंगे आपस में, कब बाइंड करेंगे, जहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल होंगी और कंसंट्रेशन बराबर होगी। मैंने बोला सीरियली डिल्यूट, अगर पहले 10 ml है एंटीबॉडी, फिर डिल्यूट कर दिया अपन ने 1 ml रहेगी, फिर अपन ने डाला एंटीजन कितना था 1 ml, तो जहाँ पे दोनों की कंडीशन मैच होगी वहाँ मैक्सिमम बाइंडिंग होगी, फाइन। दैट इज नोन एज जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, जहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बराबर होगी, कंडीशन फुलफिल होंगी एंड दे बाइंड विद ईच अदर, दैट इज जोन ऑफ इक्विवेलेंस। अगर पहले जब मैंने सीरियली डिल्यूट करना शुरू करा, पहले एंटीबॉडी ज्यादा थी, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन से ज्यादा थी, इसको बोलते हैं प्रोजोन। क्या बोलते हैं? प्रोजोन। जोन ऑफ इक्विवेलेंस है उससे पहले वाली कंडीशन। और डिल्यूट करते गए एंटीबॉडी कम होती गई, एंटीजन अपन ने 1 ml डाला सब में, तो वो क्या हो गया फोर्थ जोन, मतलब एंटीजन मोर देन एंटीबॉडी। ये टर्म याद रखना है कि पूछते हैं वाइवा में, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। So prozone is when the zone of antibodies is excess. Zone of equivalence is multivalent antigen combines with bivalent antibodies, precipitation हो जाएगी और लैटिस बन जाएगा। पोस्ट जोन में एंटीजन एक्सेस है, जैसे डायग्राम है, पहले में देखो एंटीजन ब्लू कलर का ग्रीन कलर की एंटीबॉडी है, पहले एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा है तो वो बाइंड कर गई एंटीजन के साथ, ऐसे क्रम से अलग अलग बन गए। उसके बाद जब बराबर है, अगर उसमें 8 है तो 8 मुंह है, तो लैटिस बन गया एक प्रॉपर, फाइन। और उसके बाद जब एंटीजन ज्यादा हो गया एंटीबॉडी कम है तब भी अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो मोर प्रॉपर बनेगा कब? जोन ऑफ इक्विवेलेंस में, अदरवाइज नॉट, फाइन। पहले और बाद में थोड़ा कम होता है, दैट इज मार्क्स हाइपोथेसिस। ये भी एग्जाम्पल है, सेम ही है, पहले में एंटीबॉडी ज्यादा है, जो रेड कलर की है वो एंटीजन है, ये आपकी बुक में बनी हुई है डायग्राम, ठीक है। तो सेकंड में क्या हुआ, जब उतने ही एंटीजन और उतने एंटीबॉडी हुई तो प्रॉपर लैटिस बन गया, एंड उसके बाद जब एंटीजन एक्सेस है तो एंटीबॉडीज उतने बाइंड नहीं हुए, तो वैसे ही विजिबल रिएक्शन अपन को कम नजर आएगा। सो व्हाट आर पैरामीटर्स? अपन दो चीजें मेजर करते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। आपको एसपीएम वाले भी पढ़ाते हैं, टीएसएम बोलो एसपीएम बोलो, वो पढ़ाते हैं। इसमें क्या है कि सेंसिटिविटी का मतलब है छोटी से छोटी क्वांटिटी भी अपन मेजर कर सके, दैट इज सेंसिटिविटी। 1 ml, 2 ml, 0.1 ml, 0.001 ml भी अगर अपन मेजर कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी मतलब मैंने बोल दिया ये है तो है, मतलब ट्रू पॉजिटिव है तो है, बात खत्म, ठीक है, समझ में आई बात। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये एंटीबॉडी है पेशेंट में, तो पेशेंट पॉजिटिव है तो पेशेंट पॉजिटिव ही है, चाहे जो मर्जी टेस्ट लगवा लो। सेंसिटिविटी के कितना अपना कितनी मिन्यूट क्वांटिटी भी अपन डिटेक्ट कर सके, वो दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी इज। सो सीरोलॉजिकल टेस्ट आज मैं आपको प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन करवाऊंगी, बाकी नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद जो अपने एडवांस वाले वो करवाऊंगी, फाइन। तो आपको पेपर में किसी पे भी नोट आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, डिफाइन इट, गिव एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। समझ में आ गई बात? तो जो पहले डेफिनेशन बताई वो लिखनी है, फिर आप ये एग्जांपल्स लिखोगे, फिर जो आपको अच्छे से याद करी हुई है वो एक्सप्लेन कर देना, फाइन। सो फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में एक चीज याद रखना, पी के साथ एस लगता है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, पी के साथ एस लगता है तो प्रेसिपिटेशन में सॉल्यूबल एंटीजन होगा, ठीक है। आपका एग्लूटिनेशन में आएगा आपका दूसरे वाला इनसॉल्यूबल एंटीजन आएगा, फाइन। ये हमेशा, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है दोनों की, सिर्फ फर्क क्या है कि प्रेसिपिटेशन में सॉल्यूबल एंटीजन यूज होता है। सॉल्यूबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ पीएच, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, फाइन। अगर तो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बोल दो कि कुछ पार्टिकल्स बन गए जो सेटल हो गए, दैट इज प्रेसिपिटेशन। फ्लॉकुलेशन का मतलब हम ऊपर तैर रहे, फ्लॉक्यूल्स बन गए, बस। प्रेसिपिटेशन की एक टाइप आती है, अपन उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। सब कुछ सेम है, सॉल्यूबल एंटीजन ही यूज होगा, बट उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फ्लॉक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, वो हल्के होते हैं, वो सरफेस पे
तो दिखेंगे आपको जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो डाउन टू अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं. फाइन. So precipitates they settle at the bottom of the tube, while floccules they form suspended over the tube. So अपन इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जब भी अपन प्रेसिपिटेशन एग्लूटिनेशन करते हैं, या तो अपन क्वालिटेटिव टेस्ट लगा लें या क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब यही बताएगा कि है कि नहीं, एंटीजन है कि नहीं, एंटीबॉडी है कि नहीं. क्वांटिटेटिव का आप बता सकते हो बॉडी में टाइटर कितना है, जो मैंने अभी बताया ना एंटीबॉडी टाइटर. तो आप क्वांटिटेटिव जब भी टेस्ट होगा यू गाइस कैन टेल कि कितनी क्वांटिटी है उसमें. अपन इसको बाकी फॉरेंसिक मेडिसिन एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं. जैसे आप लोग CID ये वो देखते हो, वहां भी छोटा सा ब्लड का सैंपल मिलता है, क्वांटिटेट कर लेते हैं. तो दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेशन इज आल्सो यूज्ड इन दैट प्रोसेस. फाइन. बाकी फूड अडल्ट्रेशन जो होती है उसको भी टेस्ट करने के लिए यूज होता है. बाकी इसको अपन आप स्ट्रेप्टोकोकल लेंसफील्ड टेक्निक पढ़ोगे, अभी आगे आएगी आपको, जो स्ट्रेप्टोकोकस कराएंगे उसकी फर्दर स्पीशिएशन के लिए यूज होती है. एक VDRL तो आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, तो सिफिलिस के लिए यूज करते हैं, उसमें भी प्रेसिपिटेशन का प्रिंसिपल है. बेसिकली इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं, इसमें फ्लॉकुलेशन है. फाइन. तो है तो वो टाइप प्रेसिपिटेशन की, सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड. we are using it to standardize toxins and toxoid to test toxigenicity in diphtheria bacillus. हर बैक्टीरिया है अपनी अपनी टॉक्सिजेनिसिटी होती है ना, कि भाई कितनी बीमारी करने की क्षमता है उसमें. दैट इज व्हाट टॉक्सिजेनिसिटी इज. तो अपन टॉक्सिजेनिसिटी भी इससे टेस्ट कर सकते हैं फॉर ओनली डिप्थीरिया. फाइन. सो प्रेसिपिटेशन की टाइप्स है 4 5 6 XYZ लिखी हुई है. आपको याद क्या करना है, ये 3 तरह का है, रिंग, स्लाइड और ट्यूब. रिंग का मतलब एक रिंग बन जाएगी, स्लाइड का मतलब अपन स्लाइड के ऊपर करेंगे, ट्यूब का मतलब अपन ट्यूब में करेंगे. दिखेगा अपन को वही प्रेसिपिटेट्स ही दिखने और कुछ नहीं. राइट. सो इसमें 4 5 तरह की है. प्रेसिपिटेशन इन जेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन. जब जेल में होगी तो इट इज कॉल्ड इम्यूनो डिफ्यूजन. सिंगल डिफ्यूजन ये मैं आगे बताती हूँ क्या है. सो सबसे पहले आती है रिंग टेस्ट. रिंग टेस्ट में क्या है, सिंपल प्रेसिपिटेशन है. इसमें क्या है कि एंटीबॉडी के ऊपर अपन एंटीजन डाल देते हैं तो एक रिंग बन जाती है जहां पे रिएक्शन होएगा. फाइन. एट द जंक्शन ऑफ बोथ बनती है. इसकी एग्जांपल है स्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट एंड लेंसफील्ड. नेक्स्ट इज स्लाइड टेस्ट. स्लाइड मैंने जैसे आपको बताया कि स्लाइड होएगी, उसके ऊपर अपन करते हैं स्लाइड हो, एक कार्डबोर्ड का पेपर हो, लेटेक्स की स्लाइड्स आती हैं, गोल चक्कर बने होते हैं, उसके ऊपर अपन एंटीजन डालते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं, हिलाते हैं, अपन को फ्लोक्यूल्स वगैरह दिख जाते हैं. तो इसकी एग्जांपल है अपना VDRL टेस्ट. फाइन. उसके बाद आता है ट्यूब टेस्ट. ट्यूब टेस्ट अपन यूज करते हैं काहन टेस्ट फॉर सिफिलिस. काहन टेस्ट अब नहीं करते हैं, जस्ट नाम याद होना चाहिए आपको कि सिफिलिस वाले में करते हैं, तो इसके लिए यूज होता है. बाकी टॉक्सोइड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होता है. और ये है अपन बाकी है कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं. एंटीजन डाला है, टॉक्सिन डाला, टॉक्सोइड डाला. जैसे एंटीजन एंटीबॉडी है वैसे ही टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड है, सेम ही है. जैसे एंटीजन है दैट इज लाइक अ टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड क्या है, एंटीबॉडी की तरह. तो जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं वैसे ही टॉक्सोइड और टॉक्सिन रिएक्ट करते हैं. फाइन. सो आगे आया इम्यूनो डिफ्यूजन इन जेल. जब जेल में करेंगे तो उसको इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं. इसमें बैंड इजीली विजिबल हो जाता है, स्टेबल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन लाइंस बन जाती हैं. ये मैं आगे बताती हूँ क्या है. सो फर्स्ट इज सिंगल डिफ्यूजन. डायग्राम का है, देखो ये पहले वाली है सिंगल डिफ्यूजन. इनके लटरम बटरम उल्टे सीधे नाम लिखे हैं, ओक्लावो टेस्ट है, तो मेरे को भी कभी याद नहीं हुए. नाम याद होते हैं ठीक है, नहीं याद होते MCQ में आपके 10 क्वेश्चन में आ जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं. आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ना पहले MCQ के, तो उनमें ये टर्म डाल सकते हैं, ओक्लावो टेस्ट कौन सा, सिंगल डिफ्यूजन, सेकंड डिफ्यूजन. तो एक बार पढ़ लेना, मेन आपको ये पता होना चाहिए. जो फर्स्ट है सिंगल डिफ्यूजन, ऊपर मैंने डाला, नीचे डाला मैंने एंटीबॉडी. एगार में, एगार क्या एक तरह की जेल है, ठीक है. तो नीचे मैंने एगार डाल दिया, ऊपर एंटीजन डाल दिया. अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या बताया ही है मैंने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे की तरफ भागेंगे. तो एंटीबॉडी ऊपर से डिफ्यूज करेगा, एंटीजन नीचे पड़ा है, जहां पे दोनों की मैचिंग हो गई, कंपैटिबिलिटी बैठ गई, वहां पे आपको प्रेसिपिटेशन बैंड दिख जाएगा. देखो, तो दिस इज व्हाट इट इज, सिंगल डिफ्यूजन एंड सिंगल डायरेक्शन. ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, एंटीजन ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है. एंटीजन हमने नीचे भर दिया, अपन ने डाला ऊपर से एंटीबॉडी. लड़का जा रहा है लड़की के पास, लड़की आराम से खड़ी है. ये एग्जांपल याद कर लो पहले के लिए. दूसरी है डबल डिफ्यूजन. नीचे डाला अपन ने एंटीबॉडी, बीच में डाल दी प्लेन एगर, ठीक है. जैसे आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड बीच में बैठ गया जो दोनों की दोस्ती करवा रहा है. ऊपर डाला अपन ने एंटीजन, एंटीजन नीचे जा रहा है, इधर से एंटीबॉडी जा रहा है, जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन मैच हो गई तो लाइन बन गई. जैसे एक मीडिएटर बनाया, उसने जाके बोला उधर को पसंद करता है, उधर से उसने बोला जहां जाके मैचिंग होगी तो आपकी लाइन बन गई.
दैट इज व्हाट इन डबल डिफ्यूजन. फाइन. ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि बाद में आप लोग भूल जाते हो. सो रेडियल डिफ्यूजन में क्या करते हैं, बस बच्चे, इसमें क्या जेल में या पेट्री डिश स्लाइड में डालते हैं, वेल्स काट देते हैं, बीच में एंटीजन डाल देते हैं, वो एंटीबॉडी डाल देते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन मैच होगी वहां पे प्रेसिपिटेशन बैंड्स बन जाते हैं. ये वन डिफ्यूजन एंड टू डिफ्यूजन है. ये टू डिफ्यूजन की एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. हमने क्या किया, एक पेट्री डिश ले ली, उसमें एगर डाल दिया, उसमें मोरियां कर दी. वेल का मतलब क्या होता है, मोरी करना ना. तो बेसिकली अपन ने 5-6 मोरियां कर दी. सेंटर में मैंने डाल दिया एंटीसीरा में क्या होगा, एंटीबॉडी. फाइन. और बाकी जो खाने हैं उसमें अपन ने डिफरेंट तरह के एंटीजन डाल दिए. तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज करेंगे, या तो वो क्रॉस कर जाएंगे. क्रॉस करने का मतलब है दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, क्रॉस हो गए. अगर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं देन वो कट नहीं करेगा. जो इधर वाला अपना रिएक्शन ऑफ आइडेंटिटी एक जैसे है तो सीधा ऐसी अपनी वीसी बन जाएगी. अगर नहीं अनरिलेटेड है तो काटा बन जाएगा. मतलब एक बेसिकली जस्ट बताने के लिए कि जो अंदर एंटीजन है वो सेम टाइप के है, सेम ऑर्गेनिज्म के लिए है कि नहीं है. वैसे इट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट इज एंटीजन एंटीबॉडी जहां वो मीट कर रहे हैं वहाँ प्रेसिपिटेशन बैंड बन गया. प्रेसिपिटेशन बैंड क्रॉस भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता. पार्शियली अगर एक दूसरे जैसा तो वाई शेप बन गया, अगर बिल्कुल एक दूसरे जैसा तो वी बन गया, अदरवाइज क्रॉस फॉर्म. फाइन. देन इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्या पता लगता है, इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब वो आपस में टूट गया, एंटीजन अपने हिस्सों में बन गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एंड जब कंसंट्रेशन मैच करी वो रिएक्शन होना वही है कि जब दोनों की कंपैटिबिलिटी हुई तो प्रेसिपिटेशन बनेगी, फ्लॉक्यूलेशन बनेगी, सब कुछ होएगा. वही चीज क्या है, बस इसमें अपन ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है. फाइन. जैसे इसकी एग्जांपल है, ये हमने एक पेट्री डिश ली और उसमें एक वेल कर दिया, एक ट्रॉप कर दी. ठीक है. तो वेल में पहले मैंने डाल दिया एंटीजन, फिर मैंने पास करी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करेंगे, एंटीजन क्या है, प्रोटीन का बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, वो टूटेगा. फाइन. तो वो स्प्लिट हो गया अपने अपने कंपोनेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पे करेंगे, कोई चीज पे होगा ना, वेट और चार्ज पे होगा. तो ये सेपरेट हो गया. फिर मैंने एंटीबॉडी डाल दी उसमें ट्रफ में. फिर एंटीबॉडी डाली तो मैंने आपको बताया ही था एंटीबॉडी एंटीजन की तरफ जाएगा. तो एंटीजन की तरफ गया तो जहां पे उसको प्रॉपर कंडीशंस मिली, ऐसे प्रेसिपिटेशन लाइट दिख रहा है, आपकी बुक में देख लेना, बैंड्स बन जाते हैं. फाइन. सो इट इज व्हाट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो अगला है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन. मैंने क्या बताया था, इम्यूनो डिफ्यूजन कब आएगी, मतलब जेल में कर रहे हैं जब. फाइन. इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होएगा. इसमें अकेला मैंने किसका किया, एंटीजन का किया था पहले वाली में. इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड प्रेसिपिटेशन बन जाएगी. एग्जांपल अल्फा फीटोप्रोटीन एंड क्रिप्टोकोकल एंटीजन. जैसे एक है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसका मतलब एक स्लाइड लिया, सारी में स्लाइड में मैंने एगर भर दिया. फाइन. एक दो मोरियां करी, एक वेल में एंटीजन डाल दिया, एक वेल में एंटीबॉडी डाल दिया. ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी. इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल फ्लो करेगी. तो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे की तरफ मीट करेंगे. वेर एवर इट मीट्स इट फॉर्म अ प्रेसिपिटेशन बैंड. बस नाम का मतलब काउंटर करंट. करंट इधर को फ्लो कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करके बैंड बना रहे हैं. करंट इम्यूनो एंटीजन एंटीबॉडी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करें. तो जब भी आपको कोई टर्म मिलती है, ट्राई टू फाइंड आउट कि उसी में से आपको मीनिंग समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं. कहानियां पेज भरना तो सब भर लेंगे, अगर मीनिंग पता होगा तो पेज भरना थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना रट्टे मारोगे. फाइन. उसके बाद है इलेक्ट्रोइम्यूनो डिफ्यूजन. इसकी एग्जांपल है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें क्या करते हैं, एक स्लाइड लिया, उसमें मैंने क्या किया, एंटीजन वेल्स बना दिए, एंटीजन डाले नीचे. पहले मैंने 1 ml डाल दिया, 2 ml डाल दिया, 3 ml डाल दिया, 4 ml डाल दिया, 5 ml डाल दिया. फाइन. इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में मैंने एंटीजन डाले और जो आपकी जेल है, जेल में एंटीबॉडीज है. तो जहाँ पे जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी छोटी प्रेसिपिटेशन की लाइन बनेगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है उतनी ज्यादा बनेगी. तो अपनी प्रेसिपिटेशन की लाइन या रॉकेट जैसे यूं करके रखता है वैसे इसकी फोटो बन गई है, तो इसको रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं. फाइन. So next is electroimmunodiffusion में लॉरल 2 dimensional इलेक्ट्रोफोरेसिस है.
इसमें क्या करते हैं, एक एंटीजन था, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एंटीजन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, 1 and 2। बेस पे अपना एंटीबॉडी है तो वही जितनी कंसंट्रेशन है वैसी प्रेसिपिटेशन आंख बन जाएगी। फाइन। इसको 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं कि एक तो अपना एंटीजन इधर फ्लो कर रहा है, एंटीबॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो वैसे 2 डायमेंशनल होगी, आपकी एक्स एंड वाई डायमेंशन आ गई। फाइन। उसके बाद ये हो गया, समझ में आया प्रेसिपिटेशन। मेन मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, सॉल्यूबल एंटीजन है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन पे दोनों मीट करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। वो चाहे आपको प्रेसिपिटेशन में दिखे, प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूल्स दिख रहे हैं तो फ्लोक्यूलेशन। और आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए और टाइप्स पता होनी चाहिए। वो ऑटर चूल्हे वो नाम याद होते हैं ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इतना पता चाहिए 2 डायमेंशन में वन साइड पे जा रहा है, 2 साइड पे जा रहा है, रॉकेट है, इतना सिर्फ लिख के भी कर दोगे तब भी 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। फाइन। अगला है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में एपी आपकी बहुत चल रही है ना यहाँ पे, आम आदमी पार्टी, तो ऐसे ही याद कर लो एपी। एग्लूटिनेशन में पार्टिकुलेट एंटीजन आएगा। फाइन। प्रेसिपिटेशन में एसपीएस, सॉल्यूबल एंटीजन। ठीक है, इसमें सेम है, पार्टिकुलेट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करा, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या है, ये ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें एग्लूटिनेशन में आपको क्लम्प्स ज्यादा अच्छे से पता लगते हैं एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। बस सिर्फ ये 2 बेनिफिट है ओवर प्रेसिपिटेशन। क्योंकि देखो इसमें प्रेसिपिटेट एंटीजन है तो जो पहले ही नीचे सेटल हुआ है तो वो अच्छे से दिखेगा ना अपन को। वो सॉल्यूबल एंटीजन है, वो डिफ्यूज हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपन ये बोल सकते हैं कि ज्यादा प्रॉपर विजिबल इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसमें ज्यादा आपको नजर आएगा। तो इसमें भी 2 तरह के स्लाइड और ट्यूब। स्लाइड में अपन क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सस्पेंशन एंटीजन और एंटीसीरा की डाल दी और अपन देख लिया। आपने ब्लड ग्रुपिंग देखी है किसी ने, ब्लड बैंक में अपना ब्लड ग्रुप भी करवाते हैं। क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं अपना, अगर मेरा बी है तो बी पॉजिटिव डाला तो उसके कंपैरिजन में अपन एंटी बी डाल देते हैं तो क्लम्प्स बन जाएंगे, तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, नहीं तो ए है, ए बी है, ओ है। वैसे ही सेम है इसमें एग्लूटिनेशन होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ट्यूब में अपन क्या करते हैं, ट्यूब में सीरियली डिल्यूट कर देते हैं एंटीबॉडी को, वैसे ही एंटीजन डालेंगे। जैसे आप लोग विडाल कर रहे थे मेरी क्लास में जब लैब डायग्नोसिस हुआ था, तो विडाल इज एग्जांपल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन। उसमें ट्यूब्स का सेट डालते हैं, 18 से 20 ट्यूब्स होती हैं, एंटीबॉडी डालते हैं, एंटीजन डालते हैं, सीरियली अपन एंटीबॉडी डिल्यूट करते हैं, एंटीजन की फिक्स क्वांटिटी होती है और ट्यूब्स से अपन को एग्लूटिनेंस नजर आ जाते हैं। फाइन। बाकी विडाल टेस्ट आपको 10 नंबर का पेपर में आता है, 5 नंबर का। वो जब सिर्फ आपका टाइफाइड होएगा ना, साल्मोनेला टाइफी कराएंगे तब एक्सप्लेनेशन हो जाएगी उसकी डिटेल में। नेक्स्ट इज ये विडाल, ये थोड़ा सा बता देती हूँ। जो अपना साल्मोनेला टाइफी, उसके 2 तरह के एंटीजन होंगे, फ्लैजेलर एंटीजन होता है, एक सोमैटिक। फ्लैजेलर को बोलते हैं एच, सोमैटिक SO आता है ना, तो ऐसे याद रखना, सोमैटिक वाला O एंटीजन है। तो फ्लैजेलर एंड में क्या होगा, मैंने बताया होना वही क्लम्प्स बनने हैं, तो फ्लैजेलर में बनेंगे लूज फ्लफी क्लम्प्स, और जो सोमैटिक एंटीजन है इसमें मोटे मोटे टाइट कॉम्पैक्ट क्लम्प्स बनते हैं ट्यूब्स के नीचे। बस इतना याद रख लेना। एक ट्यूब एग्लूटिनेशन यूज हुआ विडाल में, दूसरा ब्रूसेला में। नेक्स्ट इज हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन। हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन का मतलब कि एक एंटीजन है, वो है साल्मोनेला के लिए, वैसा ही एक ब्रूसेला के पास भी सिमिलर मिलता जुलता एंटीजन हो जाएगा। अगर पेशेंट के पास इंफेक्शन हुई, अपन टेस्ट लगा रहे हैं, तो अगर अपन ने सपोज करो पेशेंट की बॉडी में अपन एंटीबॉडी देखा और अपन साल्मोनेला के लिए टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट को ब्रूसेला की इंफेक्शन हो, साल्मोनेला वाला एंटीजन मिलता जुलता तो रिएक्ट कर जाएगा, तो अपन को गलत फहमी हो जाएगी, जिसको साल्मोनेला की इंफेक्शन है वैसे उसको ब्रूसेला की थी। मतलब जस्ट इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। सो दिस इज व्हाट हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट इज। फाइन। इसमें एग्जाम्पल है व्हील फेलिक्स। व्हील फेलिक्स होता है टाइफस के कारण होता है, तो टाइफस रिक्टेशियर प्रोटियस, जो प्रोटियस के पास जो एंटीजन है वो सिमिलर टू दैट ऑफ टाइफस और रिक्टेशिया वाले होते हैं, तो इसीलिए वो हेट्रोफाइल एंटीजन है। बस सिंपल सी बात है कि ऑपोजिट है बट मिलते जुलते हैं, तो क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं एंड अपन टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकल एमजी टेस्ट है एंड पॉल बनल टेस्ट है, वो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस में यूज होता है। एक पॉल बनल है, पॉल बनल में अपन क्या करते हैं, आरबीसीज यूज करते हैं, ऑक्स के और हॉर्स के आरबीसीज यूज करते हैं, गिनी पिग के नहीं करते हैं। होगा सेम प्रिंसिपल। ब्लड यूज करा है, उसके बाद हेट्रोफाइल रिएक्शन चेक करते हैं।
कोल्ड एग्लूटिनेशन में अपन माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप ओ यूज होता है। सेम 3-4 स्लाइड्स और है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। नेक्स्ट इज कूम टेस्ट। कूम टेस्ट ये साइंटिस्ट ने करा था, नाम पढ़ लेना, ठीक है। सीरम क्या है, इट इज बेसिकली, इसमें इनकम्प्लीट एंटी आरएच एंटीबॉडीज होती है जिसको आरबीसी के साथ मिक्स करते हैं। देखो, एक है एंटीजन, एंटीजन का दुश्मन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का दुश्मन होता है एंटी एंटीबॉडी, याद रह जाएगा। एंटीजन का दुश्मन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का दुश्मन एंटी एंटीबॉडी। सो दैट इज व्हाट हियर। इसमें क्या है कि अपन जो कूम एंटीजन यूज करते हैं वो बेसिकली इनकम्प्लीट एंटी आरएच एंटीबॉडीज होती हैं जिसको अपन आरएच पॉजिटिव ब्लड से मिक्स कर देते हैं। तो ये रिएक्शन है। देखो यार, एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्ट करना है, अगर ब्लड में कम्प्लेक्स ही ना हो, खाली बाइंड करने के लिए जगह ना हो, तो कोई बाइंड नहीं करेगा ना। तो अगर कूम रिएजेंट पड़ा है, पेशेंट में ऑलरेडी एंटीजन भी एंटीबॉडी भी, वो आपस में रिएक्ट करके उनको बाइंडिंग साइट तो मिली नहीं, तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा ना। तो एक्चुअली व्हाट इज कूम टेस्ट, अगर कूम टेस्ट नेगेटिव है तो एक्चुअली मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है, और कूम टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब पेशेंट को रिएक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में आई। ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, दोनों आपस में लग गए, बाइंड करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो बाइंड नहीं करेगा, तो अपन को विजिबल प्रोडक्ट्स नहीं नजर आएंगे, तो अपन को फॉल्स लगेगा टेस्ट। बट एक्चुअली वो पॉजिटिव है, क्यों? एंटीबॉडी तो थे। अगर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है, उसके पास कोई बाइंडिंग नहीं है, एंटी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर गया, तो अपन को प्रेसिपिटेट दिखे, अपन को है तो टेस्ट पॉजिटिव, बट एक्चुअली डिनोट्स के पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में अपन आरबीसीज यूज करते हैं ब्लड में, इनडायरेक्ट में अपन सेंसिटाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं। एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो, ये पहले वाला डायरेक्ट है, इसमें क्या किया, पेशेंट है, पेशेंट से मैंने ले लिया सीरम, एक मैंने लिए आरबीसीज जिस पे ऑलरेडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। तो अगर पेशेंट तो एक मिनट, हाँ ठीक है, अपन ने ब्लड का सैंपल लिया, उसमें ऑलरेडी एंटीजन है, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज भी हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पड़ी हुई है। मैंने पेशेंट का सैंपल लिया, ब्लड डाल दिया, अब ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडीज, वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया। एक कूम टेस्ट है। जो एंटी कूम टेस्ट है, इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या, अपन एंटीबॉडीज के बाहर ही, बॉडी के बाहर मीट करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर करते हैं, मतलब पेशेंट के सिर्फ एंटीबॉडी आए, सब बीच में नहीं आया। या आरबीसी लिए तो आरबीसी के ऊपर अकेला एंटीजन है, एंटीबॉडी बाइंडेड नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल। देखो, पेशेंट का क्या सीरम लिया, उसमें अकेले एंटीबॉडीज है, अपन ने आरबीसी लिए डोनर के, किसी और के, उसके ऊपर अकेले एंटीजन है, फाइन। तो अपन ने एंटीबॉडी डाली, वो एंटीजन के साथ बाइंड कर गई, तो ये कम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद अगर मैंने फिर एंटीबॉडीज मतलब कूम एंटीबॉडीज डाली, तो एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करके पॉजिटिव रिएक्शन दे, ठीक है। तो बस सिंपल याद रखना है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का फर्क क्या है। इनडायरेक्ट में अपन क्या करते हैं, बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर बनाते हैं, डायरेक्ट में बॉडी में ऑलरेडी मिक्सचर है, अपन वैसे सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। पैसिव एग्लूटिनेशन है, एक होता है पैसिव का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने जो स्लाइड ली है वो ऑलरेडी लेटेक्स की बनी हुई है, बेंटोनाइट की बनी हुई है, पोस्टेड है, बस सिंपल इतना सा फर्क है। तो अपन ने एंटीजन है जो कैरियर पार्टिकल के साथ अटैच कर देते हैं, एंड फिर अपन चेक करते हैं। जैसे आरए फैक्टर के लिए हॉस्पिटल में जैसे लगता हो, हमारे यहाँ नहीं लगता हो तो स्लाइड होती है ब्लैक कलर की, वो लेटेक्स कोटेड होती है। अपन क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम डाल देते हैं, उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग अपन के पास किट होती है, अगर एंटीजन देख रहे हैं तो उसमें एंटीबॉडी होगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे, विजिबल प्रोडक्ट्स अपन को दिख जाते हैं, तो एग्लूटिनिन्स दिख जाते हैं, तो पेशेंट पॉजिटिव है, फाइन। एक आप एम रिसेप्टर का नाम सुनोगे। एम रिसेप्टर का मतलब है कि रैबिट में शीप के अपन आरबीसीज इंजेक्ट कर देते हैं, सो इट इज रैबिट में एंटी शीप आरबीसीज एंटीबॉडी हो जाती है, तो बस इतना याद कर लेना, दैट्स इट। एग्लूटिनेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, अब प्रोटॉन फिनोमिना जैसे मैंने बताया था, एंटीबॉडी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो एंटीजन कम है। जैसे अपन कूम टेस्ट कर रहे हैं, अगर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है तो अपना फॉल्स रिएक्टिव टेस्ट आएगा, तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम सीरियली डिल्यूट कर देते हैं। डिल्यूट कर दिया तो एंटीबॉडी का टाइटर कम हो गया, तो अपनी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा होता है ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज। कूम टेस्ट वाली एंटीबॉडीज ही ले लो, चाहे ये मिलती जुलती एंटीबॉडीज हो जाती हैं, वो एंटीजन के ऊपर बाइंडिंग साइट के साथ अगर बाइंड कर जाएंगी तो एंटीजन किसी के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो अपन उसके लिए 4% सलाइन में डाल देते हैं, वो ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज को रिमूव कर देता है, एंटीजन फ्री होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, इनविजिबल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे।
ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ?